अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्बास मस्तान। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। नाजरीन, पिछले दिनों से हम एक बात सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान में अभी एक नए ऑपरेशन का आगाज़ होने जा रहा है और बहुत से लोग जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे आते हैं उनमें से बाज़ लोग आपको कहेंगे कि इस ऑपरेशन को होना चाहिए और बाज़ लोग कहेंगे कि इसको नहीं होना चाहिए। अब इस ऑपरेशन को अगर होना चाहिए तो किस बुनियाद के ऊपर होना चाहिए, और अगर इसको रोकना चाहिए तो इसका क्या बेसिक मैकेनिज्म होना चाहिए। मैं ज़रा इसके हार्ड फैक्ट्स पे बात करना चाहूँगा और इसको मैं थॉरली एनालाइज करता हूँ, क्योंकि जो आप लोग हर रोज़ सुनते हैं कि इसको होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये सिक्योरिटी का मसला है, ये इशू है, वो इशू है, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन मैं ज़रा इसके रीजनल और डोमेस्टिक इश्यूज़ के ऊपर बात करना चाहूँगा, और ख़ासकर इस ऑपरेशन का जो मैकेनिज़्म है, जो तरीक़ाकार है, मैं इस पे बात करना चाहूँगा ताकि आपके लिए चीज़ें क्लियर हो जाए। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम जब इस ऑपरेशन अज़्म इस्तिहकाम को इवाल्युएट करने की कोशिश करते हैं तो हमने इसको बहुत डीपली देखना है और साथ उन फैक्टर्स को देखना है जो इसको डिफाइन करती हैं। अब जब हम इसको डोमेस्टिकली और रीजनली थॉरली एनालाइज करेंगे तो फिर हमारे लिए डिसीजन लेना आसान हो जाएगा कि इसको होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड इशू है और जो आपके सामने लोग आके बता रहे होते हैं वो उनका एक पॉलिटिकल गेम होता है, और उसी पॉलिटिकल गेम में अगर आप आ गए तो आपके लिए इस चीज़ को एनालाइज करना, इसको समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं पहले इसके चंद डोमेस्टिक फैक्टर्स पे बात करना चाहूँगा और उसके बाद मैं रीजनल पॉलिटिक्स के साथ भी इसको कनेक्ट करूँगा। अगर हम पहले इसके हिस्टोरिकली देखें, हिस्टोरिकली अभी तक पाकिस्तान के अंदर 12 से ज़ायद ऑपरेशंस हो चुके हैं, क्योंकि जब पाकिस्तान नॉन नेटो एलाई बन जाता है 2001 के बाद, तो उसके बाद ये टेररिज्म का मसला जो है ये पाकिस्तान का एक इंटरनल मसला बन गया। और जिस तरह नेटो लेवन ने कहा था कि टेररिज्म इज़ द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, मतलब टेररिज्म अब इस खित्ते का हिस्सा है, इसको निकालना इतना आसानी के साथ आप नहीं कर सकते। तो अभी तक अगर हम देखें तो पाकिस्तान में 12 से ज़ायद ऑपरेशंस हो चुके हैं, लेकिन उन ऑपरेशंस के तहत हमने कोई खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं की। अब इसके बहुत से फैक्टर्स हैं, लेकिन जितने भी ऑपरेशंस हुए इसमें एक बात तय है कि इसमें अभी तक हमने कोई खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं की 2001 से लेके अभी तक। और बस हर कोई आता है, उसका अपना एक फिलॉसफी होती है और उसके बेस पे ऑपरेशन लॉन्च करता है, लेकिन जो मैकेनिज्म होता है वो इतना सुस्त होता है, इतना एक उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती कि वो अपने साथ और चीज़ों को इंटीग्रेट कर सके। उसी वजह से इसकी फेलियर हो जाती है और ये मसला आज तक उसी तरह है। दूसरा, अगर हम इसको देखें तो पब्लिक ओपिनियन इसमें इन्वॉल्व है। आज अगर लोग कह रहे हैं कि इसको नहीं होना चाहिए तो इनका ये चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा वैलिडेशन रखती है। इसके रीज़न मैं बताता हूँ। 2022 के अंदर पाकिस्तानी हुकूमत ने एक पॉलिसी लॉन्च की और उस पॉलिसी को नाम दिया गया नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, और इसको रखा गया 2026 तक। अब अगर नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को मैं आपके लिए आसान कर दूं और एक उसका क्रक्स अगर मैं आपको एक जुमले में बयान करूं तो ये है कि इसको हम ह्यूमन सेंट्रिक बनाएंगे, मतलब इसमें पब्लिक ओपिनियन का ख्याल रखा जाएगा और साथ साथ हमने एक इंडिविजुअल की बेहतरी के लिए इसमें काम करना है, इंडिविजुअल को थ्रेट से बचाना है हमने। तो यहाँ पे पब्लिक ओपिनियन अगेंस्ट जा रही है इस चीज़ की। अब ये दो चीज़ें आपस में कॉन्ट्रडिक्शन में है, क्योंकि एक साइड पे पब्लिक ये मान रही है कि इसको नहीं होना चाहिए क्योंकि इनके अपने रिजर्वेशंस है, और दूसरे साइड पे है नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो कि भी ह्यूमन सेंट्रिक है। लेकिन उसमें से अगर आप पब्लिक ओपिनियन को निकाल लोगे तो वही नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी हमारे लिए बेकार साबित हो जाएगी। तो इसका एक कॉन्ट्रडिक्शन हमें यहाँ पे नज़र आता है। तीसरी बात, ये जो लोग कहते हैं कि यहाँ पे और ऑपरेशंस नहीं होने चाहिए, हालांकि स्टेट के लिए ये भी तो मसला है कि टेररिज्म को भी तो उसका खात्मा करना है, इसमें मिस कैलकुलेशंस होती है। 2001 के बाद पाकिस्तान ने अभी तक 50,000 से ज़ायद जाने कुर्बान किए हैं इसी जंग के अंदर। अब इसमें से ज़्यादातर वही लोग हैं जो कि आम शहरी होते हैं, आम सिविलियंस होते हैं। अब अगर आप पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को उठा के देख लें, उसमें फंडामेंटल राइट्स के हवाले से अपने चैप्टर हैं, तो वहाँ पे
उन फंडामेंटल राइट्स की खिलाफ वर्जियाँ होती है। यहाँ पे लोगों को घरों को बर्बाद किया जाता है, लोगों को इकॉनमीज़ को बर्बाद किया जाता है, उनकी जो नॉर्मल रूटीन ऑफ लाइफ होती है उसी को बर्बाद किया जाता है। इसी वजह से, इन मिसकैलकुलेशंस की वजह से लोग आज इस चीज़ को मानने को तैयार ही नहीं है कि वो इस चीज़ पे आके आपसे कंप्रोमाइज़ कर सके। इसके अलावा हमारी इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज़, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आके इनके साथ बातचीत की और उसके बाद इनको बसाया यहाँ पे। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट कह रही है कि देखिए उन लोगों ने यहाँ पे बसाया इनको जो कि नहीं होना चाहिए, लेकिन इनकी अपनी मैकेनिज़्म भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि इसको मैं आगे जब रीजनली बयान करूँगा तो आपको समझ आ जाएगी कि इनका अपना जो अप्रोच है वो भी थोड़ा सा उसमें मिसकैलकुलेशन से, उसमें भी थोड़ा सा गड़बड़ पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें, अगर पाकिस्तान में हम टीटीपी की बात करें, कोई किसी और ग्रुप की बात करें, देखिए ये चीज़ आप याद रखें कि वो किसी स्पेसिफिक रीजन में मौजूद नहीं है या किसी स्पेसिफिक रीजन का मसला नहीं है ये, बल्कि टेररिज्म पाकिस्तान के अंदर एक मिक्स प्रोडक्ट है। ये पाकिस्तान के कोने कोने में बसी हुई है और यहाँ पे ये चीज़ मिक्स हो चुकी है। जिस तरह एनाटोल लेविन वो जब पेशावर गए थे तो वहाँ पे उसने एक बंदे से इंटरव्यू की और उससे पूछा कि आप लोग क्यों जाते हैं वहाँ पे तालिबान के साथ जंग में शरीक होने के लिए, तो उसने बताया कि वही लोग हमको पैसे देते हैं। अब अगर वो हमको पैसे देते तो हमारे लिए तो वही बेहतर है, क्योंकि पैसे मिल रहे हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट है, इसी वजह से हम इनको चूज़ करेंगे। अब ये चीज़ यहाँ पे है, इससे हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि ये चीज़ पाकिस्तान के अंदर एक मिक्सचर बनी हुई है जो कि हर जगह पे मौजूद है। इसके अलावा हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बात की और वो कह रहे थे कि हमको ना लोग एक सॉफ्ट स्टेट समझ रहे हैं, कि जो सामने वाले हैं वो हमें सॉफ्ट स्टेट की शक्ल में देखते हैं, इसलिए हमें हार्ड अप्रोच पे जाना चाहिए। देखिए मैं यहाँ पे एक चीज़ कैटेगरी के लिए आपको बताना चाहता हूँ। इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर जब भी स्टेट्स आपस में इंटरेक्शन करते हैं तो वो एक दूसरे के कैपेबिलिटीज़ को कैलकुलेट करते हैं। वो सिर्फ अपने आप को नहीं देखते कि मैं किस तरह हूँ, मैं सॉफ्ट हूँ, मैं हार्ड हूँ, मेरे पास कैपेबिलिटी है या नहीं है, बल्कि वो सामने बंदे को भी देखते हैं, वो एडवर्सरी को भी देखते हैं और उसके कैपेबिलिटीज़ को भी जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अगर आप इंडिविजुअली ये डिसीजन लेंगे कि मेरे पास कैपेबिलिटी है और मैं सामने वाले को हिट करके उसको डाउन कर सकता हूँ, तो ये मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपके स्टेट के बाद जो सामने वाला होता है उस पर आप डायरेक्टली एक्ट नहीं कर सकते उसके खिलाफ। और इसके हमारे पास मिसालें भी मौजूद है। देखिए हमने ईरान में स्ट्राइक्स किए, हम बड़े खुश हुए, हमने उस ऑपरेशन को नाम भी दे दिया, लेकिन पता है आपको उसके बाद चंद दिन बाद डॉन के अंदर एक रिपोर्ट शाया हुई और उसमें ये बात लिखी गई थी कि वहाँ पे जो वही सेम ग्रुप था उसने पाकिस्तान के चंद शहरियों को जो वहाँ पे आबाद थे उनको टारगेट किया और उनको किल कर दिया और फिर पाकिस्तान के अंदर भेज दिया गया, लेकिन वही बात आपके सामने किसी ने नहीं बताई। अब ये शो करता है कि आपके पास जितना भी पावर है, लेकिन आप सामने वाले के पावर को उसको आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। तो इसके साथ सामने वाले को भी देखना होता है। और अफगानिस्तान के अंदर देखें, अफगानिस्तान में यूएसएसआर आ गया, वो चले गए यहाँ से, अमेरिका वाले आ गए यहाँ से चले गए, बड़ा मुश्किल था उनके लिए, हालांकि वो सुपर पावर्स माने जाते हैं, तो उनके लिए वहाँ पे चीज़ों को कैलकुलेट करना मुश्किल था। हमारे लिए तो और भी मुश्किल होना चाहिए। इसके साथ देखें एक्सट्रीमिज़म, आपको आजकल तो बार बार ये सुनने को मिलेगा कि पाकिस्तान के अंदर एक्सट्रीमिज़म बढ़ रही है। देखिए एक बंदा अगर अपने एक्ट्स की वजह से एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, लेकिन अगर उसके दिल में आपके लिए कोई बुरे ख्यालात है तो ये भी एक्सट्रीमिज़म की एक शक्ल है। और एक्सट्रीमिस्ट एक बंदा तब बनता है ना जब वो इकनॉमिकली, सोशली और पॉलिटिकली डिप्राइव्ड हो। और ये मैं नहीं कह रहा, ये वही लोग कह रहे हैं जो यूनाइटेड नेशंस के अंदर बैठ के आपको बहुत से खिताब कर रहे होते हैं और आप इनको मान रहे होते हैं, और हम इनसे अपील भी करते हैं कि आप इस मसले को सॉल्व करें, उसको सॉल्व करें। तो ये उन लोगों की डिफिनीशन है। तो पाकिस्तान के अंदर ये जो बैकवर्ड एरियाज है, सोशली, पॉलिटिकली, इकनॉमिकली, ये बिल्कुल डिप्राइव्ड है। और ये तभी हमको अंदाज़ा हो सकता है जब उन लोगों के पास जाएंगे। अब इसका हम थोड़ा रीजनल एंगल देखते हैं। ये तो सब मैंने आपको डोमेस्टिकली बता दिया कि हमसे क्या गलतियाँ हो रही हैं। मैं इसको रीजनली देखता हूँ कि रीजनली इसमें क्या हो सकता है। देखें हमने ना डिप्लोमेटिक अप्रोच के साथ जाना है, क्योंकि जो मैकियावेली के ये जो सपोर्टर्स होते हैं वो कहते हैं कि आपने या सीधा इनके साथ बात करनी है या डायरेक्ट हिट करना है, तीसरा ऑप्शन आपके पास नहीं है। देखिए 21st सेंचुरी में चीज़ें बहुत बदल चुकी है। हिस्टोरिकली चीज़ें ठीक होती है, लेकिन आपने सराउंडिंग सिचुएशन को भी देखना होता है। अब अगर इस कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें, इसी सेंचुरी के पॉलिटिक्स के ऊपर हम बात करें, तो देखिए
آپ نے یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ آپ کی بات چیت اگر ناکام ہو گئی تو آپ نے ڈائریکٹ اس کو ہٹ کرنا ہے. ابھی ریسنٹلی نومبر کے اندر چائنا نے آ کے افغانستان والوں کو اپنے ساتھ ملایا, ان کو انگیج کیا. اب چائنا جیسا ملک جو کہ ہمارا پڑوسی اور ہمارا دوست بھی ہے, ہم اس کو آئرن فرینڈ مانتے ہیں, آئرن بردر بلکہ, تو اگر وہ اپنے ساتھ انگیج کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. سو دس از اے ہارڈ پوائنٹ. یہاں پہ اس پہ سوچنا چاہیے. ڈائریکٹلی ہٹ کرنا بڑا مشکل ہوگا ہمارے لیے, کیونکہ آج کل آپ چیزوں کو بڑے ایزلی سالو کر سکتے ہو. اگر آپ خود نہیں کر سکتے, آپ تھرڈ پارٹی کو انوالو کر سکتے ہو. اگر آپ تھرڈ پارٹی کو انوالو نہیں کرتے, آپ اپنے پبلک کو انگیج کر سکتے ہو. لیکن ہم پبلک کو کیا انگیج کریں گے؟ ابھی ریسنٹلی ہم نے ان کے ریفیوجیز جو ہوتے ہیں ان کو ہم نے ڈپورٹ کر دیا, اور کیا جی ہمارے اکنامک. اس کے علاوہ جس طرح میں نے آپ سے بات کی کہ کسی دوسرے کے پاور کو انڈرمائن نہیں کر دینا چاہیے. ہو سکتا ہے آپ کے پاس ہارڈ پاور ہو, لیکن ان کے پاس ہو سکتا ہے کہ ایسیمیٹرک وارفیئر کے طریقے ہوں. تو انہی فیکٹرز کو یوز کر کے, ایسیمیٹرک وارفیئر آج کل ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے اوپر مسلط کی گئی ہے ہمارے جو ایڈورسریز ہیں ان کی جانب سے, تو پھر ان ٹیکٹکس کو یوز کر کے ہمیں بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں, پاکستان کا آج کل سب سے بڑا پرابلم جو ہے وہ انرجی کرائسس ہے. پاکستان انرجی کرائسس کے اندر کافی سالوں سے وہ ڈوبا ہوا ہے, لیکن ہم اس کے لیے سولوشنز نہیں ڈھونڈ رہے ہیں. اور یہ جو ہم ایکٹس کر رہے ہیں نا, کیونکہ پوری دنیا تو دیکھتی ہے ہر چیز کو, تو اس کے لیے اس کی وجہ سے ہمارے لیے بہت نقصان ہو سکتا ہے. دیکھیں آج پاکستان ایران کے ساتھ اپنا گیس پائپ لائن کو وہ بنا نہیں سکتا, اس کو اٹیچ نہیں کر سکتا. ریزن بیہائنڈ از یو ایس. آپ یو ایس کی وجہ سے ان کے مرضی کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتے. اب یو ایس کی وجہ سے ہم اپنے لیے صرف ایک پائپ لائن کو کنیکٹ نہیں کر سکتے, تو دوسری سائڈ پھر ہم نے الٹرنیٹیوز تو ڈھونڈنے ہوتے ہیں. تو الٹرنیٹیوز کے لیے ہمارے پاس, اگر ہم آج پاکستان فار ایگزامپل رشیا کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کرنا چاہتا ہے, تو اس کے لیے سب سے پہلے یہ ہوگا کہ آپ نے سینٹرل ایشین ریپبلکس کے ساتھ بات کرنی ہوگی. اور سینٹرل ایشین ریپبلکس تک پہنچنے کے لیے آپ نے پھر سے افغانستان کو یوز کرنا ہے. تو اگر افغانستان کو ڈائریکٹلی انڈرمائن کریں گے, اور وہاں پہ مطلب ان کا جو اسپیسیفک گروپ ہے جس نے بھی گورنمنٹ بنائی ہوئی ہے, اگر ہم ان کے اگینسٹ جائیں گے تو پھر ان کے ساتھ کس طرح بیٹھیں گے, اس کے ساتھ کس طرح بات کریں گے, کس طرح پھر ہمارے انرجی کرائسس کے مسائل حل ہوں گے. تو ریجنلی اور ڈومیسٹکلی جب ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں اور اس کو دیکھتے تو ہماری جو اپنے یہ جو میکینزم ہے عزم استحکام کا, کیونکہ ٹیررزم تو نہیں ہونا چاہیے, ایون ایک محلے کے اندر بھی نہیں ہونا چاہیے. اور یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ اپنے سٹیزنز کو تھریٹ سے بچائے, اور ہمیں پتہ ہے, ہم سب کو پتہ ہے یہ مسئلہ ہے. لیکن اس کے لیے میکینزم پراپر ہونا چاہیے, انٹیگریٹڈ ہونا چاہیے. اس میں سے بہت سے چیزوں کو پہلے دیکھ کے اس کو دیکھنا ہوتا ہے, اور اس میں سے جو ہمارے لیے بیسٹ پھر ہمارے پاس آپشنز ہوں گے اس پہ کام کر دینا چاہیے. اس کا میں ذرا پولیٹیکل ایک اینگل دیکھتا ہوں. دیکھیں جو کے پی کے اندر گورنمنٹ ہے وہ یہ کہتی ہے, حالانکہ یہ بھی کوئی اسٹرانگ وہ ریٹرک نہیں ہے, یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پالیٹکس کو انڈرمائن کرنے کے لیے فیڈرل سب کچھ کر رہی ہے. دیکھیں چلو, آپ کے وجود خاکی کو کچھ بھی نہیں ہونے والا, آپ کی سیاست کو کچھ بھی نہیں ہونے والا, لیکن ایز اے پروونس, کیونکہ یہ جو ڈیولوشن آف پاور ہے نیپسی ایوارڈ کے بعد, اس کے ساتھ صرف یہ نہیں کہ آپ کو جسٹ ریسورسز مل گئے, آپ نے اپنے پروونس کو بچانا ہے تھریٹ سے, تو آپ سیکیورٹی کے مسائل کو پھر کس طرح حل کریں گے؟ اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پالیٹکس کو انڈرمائن کرنے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. چلو جی, آپ کی پالیٹکس گئی یا رہ گئی, بات اصل میں پبلک کی ہے, کیونکہ 24 کے اندر ابھی تک جو فرسٹ کوارٹر آف 24 تھا, اس کے اندر پاکستان کے اندر 245 اٹیکس ہوئے ٹیررسٹ. تو اس کو کون روکے گا؟ آپ کی سیاست بچ گئی, اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ چیزیں کنٹینیو ہو جائیں. اس لیے میں کہتا ہوں انٹیگریٹڈ اپروچ, آپ نے پروونس سے جا کے فیڈرل کے ساتھ ملنا ہے, اور فیڈرل نے پھر ریجنلی چیز کو دیکھنا ہے. تو اس طرح ایک ہمارے پاس ایک بیسٹ آپشن سامنے آ جائے گا, اس پہ پھر کام کرنا چاہیے. اگر یہ ہم بار بار ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں اپنے پرسنل خواہشوں کے اوپر, تو مسئلہ ہو جائے گا پھر ہمارے لیے. اور اگر ہم اس کو پولیٹیکلی لیتے ہیں تو پولیٹیسائز کرنے کی بھی اس کو کوشش نہیں, کیونکہ عوام کو تو آپ نے ماشاءاللہ جو حقیر بنا کے رکھا ہے ابھی تک, وہ تو آپ سے کچھ نہیں پوچھنے والے. آپ اس کو ایک اشارہ دیں اور آپ کی بات مان جائیں گے, بات ختم کر دیں گے. اس کے علاوہ پاکستان کا میں لاسٹ پہ صرف یہ کہنا چاہوں گا, اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے کہ پاکستان کے بارڈر سیکیورڈ ہے, بالکل سیکیورڈ نہیں ہے. اگر سیکیورڈ ہے تو یہ چیز کیوں اندر پائی جاتی ہے؟ اور اگر چلو جی وہ سیکیورڈ ہے, اور پھر آپ مان رہے ہیں کہ یہ جو ایک اسپیسیفک فیکشن ہے, تو اگر بارڈر سیکیورڈ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز آلریڈی اس چیز کی پروف ہے کہ پاکستان کے اندر یہ عوامل جو ہے یہ آلریڈی موجود ہے اور یہ مکسڈ ہو چکے ہیں. اس لیے اسٹارٹ فرام ود ان, بٹ
لوگوں کے اوپینین کو دیکھنا ہے، کیونکہ مس کیلکولیشن کے تھرو ہو سکتا ہے آپ نے ایک ٹیررسٹ کو بھگانا تو ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ اس کے ساتھ 3 ہمارے اپنے برباد ہو جائیں۔ تھینک یو۔